Continuing with chapter number 6, unit number 2, that is the Keynesian theory of determination of national income. अब जॉन मेनार्ड कीन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में पब्लिश हुई थी उसमें ये थ्योरी के बारे में बताया है। एक्स पोस्ट का मतलब है एक्चुअल और एक्स एंड का मतलब है एंटिसिपेटेड। वी आर डीलिंग विद दिस। पूरे टाइम मेनार्ड कीन्स ने जिस एग्रीगेट डिमांड जिस एग्रीगेट सप्लाई की बात की है वो एक्चुअल नहीं है, वो एंटिसिपेटेड है। ओके, तो वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट एक्स एंड सेविंग्स, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। Equilibrium is a state in which desired amount of output demanded is equal to desired amount of output produced. जितना डिमांड किया जा रहा है, जितना डिमांड होना चाहिए था, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी। उसे बोला जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी corresponding to their different levels of income। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे कितना एग्रीगेट डिमांड रहेगा उसे कहा जाएगा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, यू कैन सी हियर इनकम का सिंबल होता है वाई, 0, 20, 40, 60, 80। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एग्रीगेट डिमांड बढ़ते जा रहा है 30, 35, 40, 45, 50। बट यू नो दिस ऑलरेडी, rate of increase in income will be greater than rate of increase in aggregate demand। ऐसा क्यों? क्योंकि अ पार्ट ऑफ इनकम विल ऑल्सो बी सेव्ड। आप अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव भी करोगे, इसलिए इनकम जल्दी बढ़ती है इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट डिमांड। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड तुम बढ़ाओगे। एक और चीज तुमने ऑब्जर्व करी है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ मिनिमम एग्रीगेट लेवल ऑफ डिमांड होता है, क्योंकि आप अपनी नेसेसिटीज के लिए खर्चा करोगे ही। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड अपन 80 वाई एक्सिस पे लेते हैं और इनकम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जब भी हम ये ग्राफ बनाएंगे तो हम एक लाइन बनाते हैं नोन एज लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस शोज इक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ यू कैन सी वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है जो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है और अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो रहे हैं वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है वो पॉइंट? दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इनकम ऑन एक्स एक्सिस, एग्रीगेट डिमांड इज ऑन वाई एक्सिस। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इनकम ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड एक पॉइंट के बाद नीचे हो गया है और इनकम ऊपर हो गई है। Same thing is with consumption function also. Consumption function is a functional relationship between consumption and income. उसे कहा जाता है consumption function। अब ध्यान ये रखना, जिस इनकम की बात ये कर रहे हैं वो है डिस्पोजेबल इनकम। अलग अलग लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे बेटा डिस्पोजेबल इनकम ही फाइनली अवेलेबल होती है खर्चा करने के लिए। तो अलग अलग लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम पे कितना अलग अलग कंजम्पशन रहता है, उसका फंक्शनल रिलेशन अगर देखा जा रहा है तो उसे कहा जाएगा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है। इनकम 0, 50, 100, 150, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है यू कैन सी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है 20, 60, 100 एंड 140। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन सेम थिंग अप्लाइज। Rate of increase in income will be greater than rate of increase in consumption। इनकम ज्यादा स्पीड से बढ़ती है इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, यू कैन सी। ऐसे कंजम्पशन को सी बार के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्योंकि यार अगर तुम कुछ नहीं भी कमा रहे हो तो भी कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा नेसेसिटीज पूरा करने के लिए। वाई एक्सेस पे लेते हैं हम कंजम्पशन और एक्स एक्सेस पे लेते हैं हम इनकम। एक फिर से 45 डिग्री की लाइन बनेगी। ये 45 डिग्री की लाइन जो है वो बताती है इक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, इस पूरी लाइन पे ये इनकम की लाइन कहलाती है। इनकम और कंजम्पशन बराबर है इस पूरी लाइन पे। अब कंजम्पशन का जो ग्राफ बनता है, कंजम्पशन का ग्राफ जो है वो अगेन वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है। फिर अपवर्ड जाता है और एक पॉइंट के बाद इनकम के नीचे चला जाता है, क्योंकि अ पार्ट ऑफ इनकम विल ऑल्सो बी सेव। जिस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज सेविंग फंक्शन। इट्स अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम और अलग अलग सेविंग के बीच का रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसे कहा जाएगा सेविंग फंक्शन। इनकम के दो हिस्से हैं, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर मुझे सेविंग कैलकुलेट करनी है पिछले स्केड्यूल में है, तो फॉर्मूला आई अप्लाई इज इनकम माइनस कंजम्पशन। 0 - 20 - 20, 50 - 60 - 10, 100 - 100 is 0, and 150 - 140 is +10।
बेटा ये जो पॉइंट जिसमें इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है और जिसपे सेविंग जीरो हो जाती है उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। अगर मैं सेविंग को वाई एक्सेस पे लेती हूँ और इनकम को एक्स एक्सेस पे लेती हूँ तो मेरा ग्राफ सेविंग का स्टार्ट होता है फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सेस और फिर जीरो पे कट करते हुए एक्स एक्सेस पे कट करते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन वैसे वैसे सेविंग बढ़ती है। रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो डिस सेविंग्स हो रही हैं वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर है। जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतना जीरो लेवल ऑफ इनकम पे नेगेटिव सेविंग्स हो रही है। Coming on to next, that is propensity to consume and propensity to save. दो टर्मिनोलॉजीज हैं। propensity to consume क्या होता है? propensity to consume मतलब आपके इनकम का वो हिस्सा, पार्ट ऑफ इनकम दैट मूव्स टुवर्ड्स कंजम्पशन, जो आप कंजम्पशन पे लगा देते हो। और propensity to save क्या होगा? पार्ट ऑफ इनकम, आपके इनकम का वो हिस्सा जो आप लगा देते हो किसकी तरफ? सेविंग की तरफ, उसे कहा जाता है propensity to save। अब propensity to consume दो तरह की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिमिलरली प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो तरह की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे कैलकुलेट की जाती है? टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, मतलब proportion of your total income that moves towards total consumption। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज मूविंग टुवर्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपकी इनकम का वो हिस्सा, एडिशनल इनकम का वो हिस्सा जो कंजम्पशन की तरफ चला जाता है। तो दैट इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। बेटा ट्रायंगल इज द सिंबल फॉर चेंज। मार्जिनल का मतलब हमेशा एडिशनल होता है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। सेम थिंग अप्लाइज विद एपीएस। टोटल इनकम का वो हिस्सा जो सेविंग की तरफ जाएगा वो एपीएस होता है। तो टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इज एपीएस। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम जो सेविंग की तरफ चला जाता है, दैट पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम जो सेविंग की तरफ जाता है। तो चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एल्जेब्रिकली इन सबको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी मतलब कंजम्पशन फंक्शन निकालने के लिए सी बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन में ऐड किया जाता है क्या? एमपीसी इंटू वाई। ठीक है, ये एमपीसी इंटू वाई ब्रैकेट में रहेगा। वाई मतलब तुमको पता ही है इनकम, और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसको है ना स्मॉल बी के तौर पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल बी। एमपीसी को सिंबॉलिकली लिखा लिखा जाता है स्मॉल बी। ठीक है, सेविंग फंक्शन बिल्कुल उल्टा है यार। देखो एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा वन के बराबर होता है, एपीसी प्लस एपीएस भी हमेशा वन के बराबर होता है। इन चारों में से एक चीज, एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस में से एक चीज जो वन से बड़ी हो सकती है, मोर देन वन, वो है एपीसी। क्योंकि कंजम्पशन कैन एक्सीड योर इनकम। जब आप इनिशियल लेवल ऑफ इनकम पे होते हो तो हो सकता है आप बहुत कम कमा रहे हो और आपका कंजम्पशन ज्यादा है। और इन चारों में से एक चीज जो नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव है एपीएस। सीधी बात है, अगर एपीसी वन से बड़ा आएगा तो एपीएस को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी एपीसी प्लस एपीएस वन के बराबर हो सकता है। ठीक है, कीपिंग दीज टू फॉर्मूला इन माइंड, मैं एमपीसी की जगह रिप्लेस करूंगी सेविंग फंक्शन में एमपीएस को। माइनस एस बार है और वाई है इंटू वाई है। तो हाउ डू आई राइट सेविंग फंक्शन? माइनस एस बार, कुछ लोग इसे माइनस सी बार के तौर पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसमें ऐड किया जाता है क्या? एमपीएस यानी वन माइनस एमपीसी इंटू वाई। दिस इज द वे यू कैन राइट इट ऑल्सो। ठीक है, दीज आर ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। अब एसीडी अप्रोच में आते हैं ना। लिसन यार, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन केनेशियन इकोनॉमी जब एक प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द बायर्स आर विलिंग टू बाय। ठीक है, तो कीन्स कंसिडर्स एएस ओनली एज अ पैसिव डिटर्मिनेंट। कीन्स हमेशा मानता है कि एग्रीगेट सप्लाई केवल एक पैसिव डिटर्मिनेंट है। मेन जो एक्टिव डिटर्मिनेंट है वो एग्रीगेट डिमांड है। क्यों एग्रीगेट डिमांड है? क्योंकि कीन्स हमेशा एक चीज मान के चल रहा है कि आपकी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी, अगर आपकी इकोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका सप्लाई उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, आपका सप्लाई बढ़ी जाएगा। क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास एक्सेस कैपेसिटी है, वो और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना वो भी कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में।
अब Keynes considers AS only as a passive determinant of equilibrium GDP. AD is the principal या main determinant of GDP. Higher AD would mean higher level of equilibrium GDP. ठीक है? What if AS is greater than AD? अगर एग्रीगेट सप्लाई बड़ा है इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट डिमांड, तो बताओ इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए यू शुड नो कि प्रोड्यूसर्स के पास जितना उन्हें सोचा था उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टॉक बच गया है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड है कम, तो अनसोल्ड स्टॉक अगर आपके पास बच गया है बहुत ज्यादा, तो अगले प्लानिंग पीरियड में आप कम प्रोडक्शन प्लान करोगे. यू विल प्लान अ लोअर प्रोडक्शन. लोअर प्रोडक्शन मतलब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर तो हो जाएंगे, बट तुम्हारा जो आउटपुट होगा वो कंपैरेटिवली कम बनेगा एट लोअर लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है? एडी अगर बड़ा है इन कंपैरिजन टू एएस, व्हाट इफ एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो अनफुलफिल्ड डिमांड है कस्टमर्स की. ठीक है? अगले प्लानिंग पीरियड में प्रोड्यूसर विल प्लान है हायर प्रोडक्शन. हायर प्रोडक्शन मतलब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गया. एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गया मतलब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बराबर हो गया है एट हायर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इक्विलिब्रियम अचीव करने की दूसरी अप्रोच है. देखो यहाँ पर तुमको देखे रखी है अप्रोच, आई जस्ट हियर. देखो, इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब एएस यानी इनकम इज इक्वल टू एडी. अब एएस यानी इनकम के दो हिस्से हैं, या तो कंजम्पशन प्लस सेविंग और दूसरा हिस्सा है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है? एग्रीगेट डिमांड के दो हिस्से होते हैं, पी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आप टू सेक्टर इकोनॉमी में ही ऑपरेट कर रहे हो तो कंजम्पशन और कंजम्पशन कैंसल आउट हो जाएगा. तो बेटा इक्विलिब्रियम तब भी अचीव होगा जब सेविंग बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो दूसरा अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ये पहला अप्रोच था इक्विलिब्रियम लाने का कि एएसएडी बराबर होना चाहिए, और दूसरा अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे तो भी इक्विलिब्रियम आ जाता है. अब अगर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो तुम इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करोगे? अगर सेविंग ज्यादा है मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, बेटा सेविंग इज बेसिकली वो सेविंग जो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाई है, तुम डिमांड नहीं कर रहे हो सेविंग की. ठीक है? तो अगर सेविंग ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो फिर से प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक बचा है. अनसोल्ड स्टॉक बचा है तो अगले प्लानिंग पीरियड में ही प्लान है लोअर प्रोडक्शन. लोअर प्रोडक्शन मीन्स लोअर एम्प्लॉयमेंट, लोअर इनकम, एंड लोअर इनकम मीन्स फर्दर लोअर सेविंग. लोअर सेविंग मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर तो हो जाएंगे, बट एट लोअर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेविंग मतलब डिमांड का कंपोनेंट ज्यादा है. डिमांड के दो कंपोनेंट है, या तो तुम कंज्यूम करते हो या तुम इन्वेस्ट करते हो. डिमांड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई. अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स की अनफुलफिल्ड डिमांड बची है, और अगर प्रोड्यूसर्स की अनफुलफिल्ड डिमांड बची है तो ऐसी सिचुएशन में सॉरी कंज्यूमर्स की अनफुलफिल्ड डिमांड अगर बचती है, 10 मिनट बाद, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है कम. ठीक है? अगर डिमांड हायर है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स आर सॉरी कंज्यूमर्स आर हैविंग अनफुलफिल्ड डिमांड. और अगर कंज्यूमर्स आर हैविंग अनफुलफिल्ड डिमांड, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा? प्रोड्यूसर्स विल प्लान अ हायर प्रोडक्शन. हायर प्रोडक्शन मतलब हायर प्रोडक्शन मीन्स हायर एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम. हायर इनकम मतलब हायर सेविंग. सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो गए हैं एट हायर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. दैट इज व्हाट दे हैव गिवन. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वुड बी मोर, अनफुलफिल्ड डिमांड, प्लान मोर प्रोडक्शन, मोर इनकम एंड मोर सेविंग. ठीक है? तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगे. इसमें ज्यादा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे और इसमें कम इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. अब देयर इज अ फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है? एक छोटा सा इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट्स इनटू मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज. एक छोटा सा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन इनकम. छोटे से इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से अगर आपका इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, तो उसे बोला जाएगा मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के तीन फॉर्मूले पढ़े हैं तुमने. चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, या फिर 1/MPS, या तीसरा फॉर्मूला है 1/1 - MPC. एमपीएस को मैं लिख सकती हूँ 1/1 - MPC. तो यार जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा इनकम में इंक्रीज होएगा, और जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा इनकम बढ़ेगी. यू कैन सी इट इज 1/1 - MPC. लेकिन जितना ज्यादा एमपीएस उतना ही कम होगा मल्टीप्लायर इफेक्ट. ठीक है? अब ग्राफिकली यू कैन सी अपन ने एग्रीगेट डिमांड लिया है ऑन वाई एक्सिस,
एंड इनकम ली है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस ग्राफ के हिसाब से ये तुम्हारा ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड था सी प्लस आई। अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है इनकम में तो इट विल बी सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। एग्रीगेट डिमांड नई वाली क्या हो गई है, सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। याद रखना जो कीन्स इन्वेस्टमेंट मान रहा है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है वो, ऑटोनॉमस, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो चेंज नहीं होगा विद द चेंज इन इनकम। जो इन्वेस्टमेंट चेंज होता है विद द चेंज इन इनकम उसे बोला जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कीन्स ने पूरे थ्योरी में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माना है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा विद द इंक्रीज इन इनकम। थोड़ा सा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ तो पैरेलली तुम्हारा नया एडी का ग्राफ बन गया है। देखो यार, लाइन ऑफ रेफरेंस यहाँ पे भी बनी हुई है। पहला इक्विलिब्रियम तुम्हें यहाँ अचीव हुआ था, नया इक्विलिब्रियम तुम अचीव कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर हो रहे हैं। द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन इनकम बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये अभी तुमने एग्रीगेट डिमांड के ग्राफ में देख लिया है। एक छोटा सा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू बिग चेंज इन इनकम। यू कैन सी इनकम में बड़ा चेंज आया है इन कंपैरिजन टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि यही है मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं मैंने तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी में, तो मेरे लिए खर्चा है, लेकिन तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा इनकम हो गया। तो चेंज इन इनकम कितना हो गया, 100 का। 100 का चेंज इन इनकम, इट शुड बी वाई। हाँ, चेंज इन इनकम अगर 100 का हुआ है तो इसका कुछ हिस्सा तुम कंज्यूम कर रहे हो और कुछ हिस्सा तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। अज्यूमिंग द एमपीसी टू बी 0.5, अगर 0.5 का एमपीसी है तो 50 रुपए तुम कंजम्पशन में लगा रहे हो और 50 रुपए तुम सेव कर रहे हो। सेविंग हम मान रहे हैं डेट सेविंग। ये कंजम्पशन जो तुमने किया है तुम्हारा खर्चा है, लेकिन किसी और की इनकम हो गया। उस इनकम का वो 50% 25 रुपए फिर से कंज्यूम करेगा और वो परसेंट 25 रुपए सेव कर लेगा। फिर ये जो 25 रुपए उसने खर्चा किया है ये किसी और का इनकम बन गया है। अब ये इनकम 12.5 कंजम्पशन की तरफ जाएगा और 12.5 सेविंग की तरफ जाएगा। बेटा इस एग्जांपल में मैंने चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 लिया है और एमपीसी का वैल्यू 0.5 लिया है, इसलिए वो बराबर चल रहे हैं सेविंग और कंजम्पशन। ये प्रोसेस चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक टोटल इनकम का चेंज 200 ना हो जाए। कैसे निकाला आपने, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यानी 1/1 माइनस 0.5, दैट इज 2 टाइम्स है मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो अगर मैं एक और फॉर्मूला लगाती हूँ, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 100 का इन्वेस्टमेंट का चेंज लिया था और के की वैल्यू अपन ने निकाली 2 टाइम्स, तो चेंज इन इनकम हो जाएगा तुम्हारा 200 टाइम्स, अगर ये सारी वैल्यूज एज इट इज चलती हैं तो। और ये यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है। कमिंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जिसे बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप, और उसके बाद इन्फ्लेशनरी गैप जिसे एक्सेस डिमांड बोला जाता है। दो कॉन्सेप्ट हैं, फटाफट से देखते हैं। डेफिशिएंट डिमांड मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में अचीव करने के लिए जितना डिमांड तुम्हें चाहिए था। बेटा इक्विलिब्रियम तो यार फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी आ जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी आ जाता है। जितना डिमांड तुम्हें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में अचीव करने के लिए, जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिलना चाहिए, उसके कंपैरिजन में अगर तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट पड़ जाता है तो उसे कहा जाता है डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। व्हेन एडी इज शॉर्ट ऑफ एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए जितना इनकम चाहिए या जितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए उसके कंपैरिजन में आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड काफी कम आ रहा है, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। देखो सबसे पहले फिर से लाइन ऑफ रेफरेंस बनाई है। लाइन ऑफ रेफरेंस में एडी का ग्राफ तुमको पता है वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। ये एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल है जो अपन ने लिया है एडीयू। ठीक है, ये तुम्हारा एक्चुअल डिमांड है और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए तुमको कितना चाहिए, एडी एफ, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। आई एम अज्यूमिंग इट टू बी एडी एफ, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम तो यहीं रुक गया यार, जहां इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर है। ठीक है, लेकिन आइडियली अगर तुम्हारे रिसोर्सेज को बेस्ट तरह से यूज करते, पूरा एम्प्लॉयमेंट अचीव होता है इकोनॉमी में, तो हम ई वाला इक्विलिब्रियम अचीव कर पाते हैं। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है इसी को बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप, और इसी की वजह से डेफिशिएंट डिमांड होता है। ठीक है, इसकी वजह से बेसिकली तुम्हारी इकोनॉमी में प्राइसेस गिरेंगी, इनकम गिरेगी लोगों की, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा, क्योंकि आपके डिमांड ही आ रही है कम, इकोनॉमी में डिमांड कम आ रही है। ठीक है, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू फॉलो। और एक्सेस डिमांड इज एक्सट्रीमली रिवर्स सिचुएशन। एक्सेस डिमांड मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए जितना डिमांड तुम्हें चाहिए था, जितना एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए था, उसके कंपैरिजन में तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड उससे भी ज्यादा है। तुम 10,000 यूनिट ही बना सकते हो सारे फैक्टर्स को यूज करके, तुम्हारी इकोनॉमी में डिमांड आ रही है 15,000 यूनिट की, तो 5,000 इज दैट एक्सेस डिमांड।
Okay, so when AD is in excess to AS corresponding to full employment level in the economy, इसे बोला जाता है एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। अब वाई एक्सिस पे क्या लेंगे हम? वाई एक्सिस पे हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड और एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। 45 डिग्री की लाइन बनाई जाती है, दैट इज लाइन ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर होते हैं। एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। ये एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट का। 10,000 यूनिट से ज्यादा हम बना ही नहीं सकते, सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉय करके भी हम 10,000 यूनिट ही बना पाएंगे। तो दिस इज की 80 एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन तुम्हारी इकोनॉमी में एडी एट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो डिमांड आ रही है वो है से फॉर एग्जांपल 15,000 यूनिट, तो उसके पैरेलल जो ग्राफ बन रहा है एडी का उसके ऊपर वो है एडी एट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट। अब बेसिकली ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम तुम अचीव ही नहीं कर सकते। तो ये जो गैप क्रिएट हुई है उसे बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इसकी वजह से अब क्या होगा? बेटा यार तुम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, तुम अब अपना प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ा सकते हो। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी तो वेजेस बढ़ेंगी, वेजेस बढ़ेंगी तो फिर से प्राइसेस बढ़ेंगी, एंड इट विल रिजल्ट इनटू वेज प्राइस स्पाइरल। एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के बाद अब आते हैं इक्विलिब्रियम्स पे। 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल सब देखना है हमको। इक्विलिब्रियम 2 सेक्टर इकोनॉमी में तब अचीव होता है जब इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर है। इनकम मतलब सी प्लस एस और एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आई। तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो जब एस इज इक्वल टू आई तब आप इक्विलिब्रियम अचीव कर पाओगे। ठीक है, यू कैन सी द सर्कुलर फ्लो वाला मॉडल। इसमें दो ही सेक्टर है बेटा। दो सेक्टर कौन से हैं? एक तो है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को, प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? इट प्रोवाइड्स फैक्टर इनपुट्स। ये जो डॉटेड लाइन से बना है ना, डॉटेड लाइन से, वो बेसिकली है रियल फ्लो। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस एंटायर इकोनॉमी को बोला जाता है रियल फ्लो। और जो एक सिंपल लाइन से बना हुआ है वो है मनी फ्लो। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर इनपुट्स देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो वो कहलाता है रियल फ्लो। और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विस। तो ये भी रियल फ्लो का पार्ट है जहाँ गुड्स एंड सर्विस की बात हो रही है। रिवर्स में मनी फ्लो में देखो, हाउस होल्ड सेक्टर ने तुम्हें फैक्टर इनपुट्स दिए थे, तो मनी फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर को रिवर्स में क्या मिल रहा है? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। तो ये है फैक्टर पेमेंट्स। हाउस होल्ड के लिए ये इनकम है और पेमेंट है प्रोड्यूसर के लिए। नाउ जो भी रियल फ्लो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गया था गुड्स एंड सर्विस का, उसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड सेक्टर क्या पेमेंट करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर को? इट विल मेक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये है मनी फ्लो का पार्ट। तो अगेंस्ट एवरी रियल फ्लो देयर इज अ मनी फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हर रियल फ्लो के बदले में ऑपोजिट डायरेक्शन में मनी फ्लो चल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं। ओके, इट्स इक्विलिब्रियम का ग्राफ। 2 सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? ये तो लाइन ऑफ रेफरेंस है यार, 45 डिग्री की लाइन, जहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। और ये जो लाइन बन रही है एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड है यहाँ पे सी प्लस वाई, सी प्लस आई सॉरी। ओके, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दो हिस्से हैं एग्रीगेट डिमांड के, जहाँ इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर होते हैं। वो है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, एक मिनट, हाँ, ये सॉरी ये कंजम्पशन का ग्राफ है। यहाँ पे इन लोगों ने कंजम्पशन ही देके रखा है। ओके, तो ये इनकम का ग्राफ है, कंजम्पशन वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। इनकम और कंजम्पशन जहां पे बराबर होते हैं, जहां पर ये बराबर होते हैं, वो पॉइंट कहलाता है कौन सा पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट, नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो जाता है? सेविंग हो जाती है जीरो। यू कैन सी यहाँ पे सेविंग हो गई है जीरो। दैट इज व्हाट दे वांट टू शो बाय दिस ग्राफ। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग होती है जीरो। अब ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का ग्राफ है। नहीं, हाँ, दिस द ग्राफ ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी। नहीं, आई सपोज दिस द ग्राफ ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी, गवर्नमेंट दे के रखा है। अब बेटा 3 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो का ग्राफ दिया हुआ है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स आ गए, कौन से? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के केस में देखो, अपन ने प्रोडक्ट मार्केट लिया है, फिर फैक्टर मार्केट लिया है और फाइनेंशियल मार्केट लिया है। और 3 सेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। जो तुमको बेसिक पता है वो तो है ही। हाउस होल्ड सेक्टर
फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, यू कैन सी द फ्लो। फैक्टर सर्विस कहाँ से कहाँ जा रही है? फैक्टर मार्केट की तरफ जा रही है, और फैक्टर सर्विसेज जा रही है बिजनेस की तरफ। और उसके बदले में बिजनेस क्या दे रहे हैं? फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं, जो पर्सनल इनकम बन के हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आ रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर क्या देगा गवर्नमेंट को? टैक्स देगा, और लेगा क्या? ट्रांसफर पेमेंट, जो भी सब्सिडीज गवर्नमेंट देगी वो लेता है। सिमिलरली प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को देगा टैक्सेस एंड लेगा उससे सब्सिडीज। अब हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग देता है फाइनेंशियल मार्केट में, हम अपनी सेविंग्स दे रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट बन के, बोरोइंग बन के बिजनेस की तरफ जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट का खर्चा कहाँ चला जाता है? प्रोडक्ट मार्केट में चला जाता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स खरीदने पे करते हैं कौन? प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। ना कमिंग ऑन टू जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें हम अपनी सेविंग देते हैं तो दो जगह बोरोइंग निकलती है, एक तो बिजनेस वालों को और एक गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ये बोरोइंग क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी परचेजेस कर रही है फ्रॉम दी प्रोडक्ट मार्केट। गवर्नमेंट उधार लेती है मेनली वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, और गवर्नमेंट भी इसलिए खरीदी कर रही है फ्रॉम फैक्टर मार्केट। अब आते हैं कि सॉरी, नॉट फैक्टर मार्केट, फ्रॉम प्रोडक्ट मार्केट। अब प्रोडक्ट मार्केट से हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? ये जो बिजनेस गुड्स एंड सर्विस बना रहा है रियल फ्लो में, वो गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्ट मार्केट। हाउस होल्ड वाले खरीद रहे हैं, और अगर वो खरीदेंगे तो वो मनी फ्लो में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और ये एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स जाता है बिजनेस की तरफ। दिस इज अ थ्री सेक्टर मॉडल जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अब इक्विलिब्रियम थ्री सेक्टर मॉडल में कब अचीव होगा? अगर लमसम टैक्स है तो सुनो, ए ए किसका सिंबल है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन का। बी किसका सिंबल है? एमपीसी का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। ए प्लस बी प्लस वाई डी होता है, प्लस बी इंटू वाई डी। अब यहाँ पे लमसम टैक्स है तो लेट दैट लमसम टैक्स बी टी। अपने को डिस्पोजेबल इनकम निकाल के फिर एमपीसी में मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो यहाँ पे अपन ए प्लस बी वाई, ये इक्वेशन थी बेसिक वाली। अब वाई में से क्या हटा दोगे? पहले लमसम टैक्स, और उसके बाद हटाने के बाद पूरे ब्रैकेट को इंटू करोगे विथ एमपीसी। ठीक है, प्लस आई प्लस जी। देखो, एएस और एडी बराबर है, तो एएस का क्या है? सी प्लस एस प्लस टी। तुम्हारी इनकम के तीन हिस्से हो गए हैं, एक कंजम्पशन, एक सेविंग, एक टैक्स। और एडी के तीन हिस्से हैं, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों को इक्वेट करना है। अब इसकी जगह तो मैं इनकम ही लिखे रहने दे रही हूँ, और सी की जगह लिख देते हैं ए प्लस बी वाई, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। और बी वाई की जगह अब क्योंकि टैक्स भी आ गया तो वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी। ये है लमसम टैक्स के केस में इक्विलिब्रियम। इस केस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। बेटा इसके न्यूमेरिकल्स जितने भी मॉड्यूल में है, यू शुड सॉल्व इट, यू मस्ट सॉल्व इट। इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। बेटा ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट के लिए पेमेंट है, तुम्हारे लिए तो रिसीट है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट? इक्विलिब्रियम सेम तरह से अचीव होगा, बाय ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी आर। टी आर मतलब ट्रांसफर रिसीट। ट्रांसफर रिसीट तुमको मिल गई, तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ चुकी है। ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई प्लस जी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला सेम है, 1/1 माइनस एमपीसी। अगर टैक्स है एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे निकालोगे इक्विलिब्रियम? y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वाई माइनस टी वाई। ये टी वाई क्या है? ये टी वाई, स्मॉल टी इज द टैक्स रेट। ठीक है, और टैक्स रेट तुमको जनरली दी जाएगी 0.2, 0.1, पॉइंट में डेसिमल में लिखना पड़ती है, प्लस आई प्लस जी ब्रैकेट क्लोज करके। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकलती है? 1/1 माइनस बी ब्रैकेट खोल के 1 माइनस टी। ये स्मॉल टी फिर से मैं बता रही हूँ, दिस इज टैक्स रेट। 0.2, 0.1, अगर 10% दिया है तो मान लो 0.1 है वो, अगर 20% है तो इट इज 0.2। That is the way you have to write. The income determination with tax as a function of income, government expenditure and transfer payments. अब ये सब ऐड हो गया है, तो a प्लस बी इंटू वाई माइनस टी वाई प्लस ट्रांसफर रिसीट्स प्लस आई प्लस जी। और सेम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है जैसा यहाँ था, 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। अब देखो यार, इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे c है, फिर c प्लस आई, फिर c प्लस आई प्लस जी, सब कांस्टेंट माना गया है, सब कांस्टेंट माना गया है।
और सी प्लस आई प्लस जी किसके बराबर होना चाहिए? इनकम के बराबर होना चाहिए। जो 45 डिग्री की लाइन बन रही है वो बेसिकली इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट। देखो ये तो बेसिक एएस इक्वल्स टू एडी मॉडल है। अब लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन अगर अपन करते हैं, लीकेज इंजेक्शन मॉडल क्या होगा? दैट इज सेविंग प्लस टैक्सेस। ये दोनों लीकेज है, हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी इसकी वजह से। तो सेविंग प्लस टैक्सेस अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और आई प्लस जी, तुमने यहाँ देखी ना इक्वेशन, y को अपन लिख सकते हैं c प्लस एस प्लस टी। ठीक है, c और c कैंसिल, तो s प्लस टी जब i प्लस जी के बराबर होता है तो भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो s प्लस टी अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, और i एंड i प्लस जी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कांस्टेंट माने गए हैं। तो सी एस प्लस टी जब आई प्लस जी के बराबर होता है तो हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ थ्री सेक्टर मॉडल के केस में। कमिंग ऑन टू फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर में यू कैन सी हियर ये क्या हो रहा है। नाउ लिसन, एक नया सेक्टर जुड़ा है, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी सारी चीजें सेम है, सारी। हाउस होल्ड सेक्टर, देखो बिजनेस वालों से ले रहा है फैक्टर्स, फैक्टर पेमेंट्स, और ये फैक्टर पेमेंट्स उनकी इनकम बन गई है। इसमें है ना अपने रियल फ्लो को स्किप कर दिया है, रियल फ्लो नहीं बताया जा रहा है इस वाले डायग्राम में। और उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को क्या देता है? गवर्नमेंट को दे रहा है टैक्स और उससे ले रहा है ट्रांसफर पेमेंट। और प्रोड्यूसर सेक्टर भी गवर्नमेंट को दे रहा है टैक्स और उनसे ले रहा है सब्सिडी। जो भी पैसा हाउस होल्ड सेव करता है वो फाइनेंशियल मार्केट में जा रहा है, और फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर के, मतलब बिजनेस को इसके लोन्स मिल रहे हैं। सेम तरह से गवर्नमेंट को भी बोरोइंग मिल रही है फाइनेंशियल मार्केट से, और ये बोरोइंग से गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खरीद रही है गुड्स एंड सर्विस। ये जो इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस वालों को, वो भी प्रोडक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस खरीदने पे खर्चा कर रहे हैं इन प्रोडक्ट मार्केट, और ये प्रोडक्ट मार्केट से ये पूरा खर्चा जा रहा है बिजनेस सेक्टर की तरफ। अब आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। हाउस होल्ड सेक्टर तुम्हारे मेरे जैसे लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, एंड इसलिए ये इंपोर्ट का पैसा हमसे फ्लो होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ। और एक्सपोर्ट जो भी कर रहे हैं हम, वो एक्सपोर्ट का रिसीट्स जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट मार्केट की तरफ आएंगे। इसके अलावा एक और जो चीज आती है वो है नेट कैपिटल फ्लो। नेट कैपिटल फ्लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जाता है फैक्टर मार्केट की तरफ। कहाँ जा रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जा रहा है फैक्टर मार्केट की तरफ। नेट कैपिटल फ्लो का मतलब है कैपिटल का इनफ्लो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कैपिटल का आउटफ्लो। किसी भी तरह का के कैपिटल का इनफ्लो माइनस कैपिटल का आउटफ्लो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जाता है फैक्टर मार्केट की तरफ। दिस इज अ फोर सेक्टर मॉडल। ना लिसन, फोर सेक्टर मॉडल में नया एलिमेंट जो ऐड हो गया है वो है नेट एक्सपोर्ट। तो y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस g प्लस x माइनस m। दिस इज द वे वी राइट। y के तीन एलिमेंट्स है, कंजम्पशन, सेविंग और टैक्सेस। ठीक है, हमारे इनकम के तीन हिस्से हो जाएंगे। इनकम और एडी जब बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। सी और सी कैंसिल हो जाएगा, और मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ, एम जो है, एम इज द सिंबल फॉर इंपोर्ट एंड वाई इज द सिंबल फॉर एक्सपोर्ट। सॉरी, एक्स इज द सिंबल फॉर एक्सपोर्ट। तो कैन आई राइट इट दिस वे ऑल्सो, एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। ये एक और तरह से मैं इक्विलिब्रियम को प्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक, अब एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, स्मॉल m। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट होता क्या है? इस चेंज इन इंपोर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट का मतलब है कितना चेंज हुआ है इंपोर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। दैट इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फोर सेक्टर इकोनॉमी में, ये तुमको यहाँ पे भी देख रखा है। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने इलेबोरेट कर दिया। सी को लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी। ए मतलब सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी मतलब एमपीसी इंटू वाई माइनस टी। टी ये कैसा टैक्स है? लमसम टैक्स है। प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बार। एम बार मतलब बेटा जो इम्पोर्ट है ना उसके दो हिस्से माने गए हैं, एक तो कांस्टेंट इम्पोर्ट और एक इम्पोर्ट है स्मॉल एम इंटू वाई, मतलब एज अ प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम। ठीक है,
तो जब x माइनस एम करोगे तो x माइनस एम बार माइनस एम वाई हो जाएगा। स्मॉल m इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। ठीक है, अब इस केस में मल्टीप्लायर का वैल्यू हो जाता है 1/1 माइनस वी प्लस एम, अगर लमसम टैक्स है तो। लेकिन अगर टैक्स है एज अ प्रपोर्शन ऑफ इनकम तो फिर मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस वी, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस टी, और बाहर की तरफ आएगा प्लस एम, एम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। अब यहाँ पे यू कैन सी ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट हुआ है। ये है 45 डिग्री लाइन शोइंग इनकम टी प्लस एस प्लस टी, और ये है एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट डिमांड के 4 हिस्से हो गए हैं। ये इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तब ये वाला इक्विलिब्रियम भी अचीव होगा। एस प्लस टी प्लस एम ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, और आई प्लस जी प्लस एक्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये 4 सेक्टर मॉडल का इक्विलिब्रियम है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनकम पे जब इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट? तो देखो यू कैन सी दिस ग्राफ। ये 45 डिग्री की लाइन है, लाइन ऑफ रेफरेंस, जिसमें इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। कंजम्पशन का ग्राफ वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है। फिर ये सी प्लस आई अपन ने बनाया, फिर ये सी प्लस आई प्लस जी अपन ने बना दिया, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे नेट एक्सपोर्ट जा रहे हैं नेगेटिव, नेट एक्सपोर्ट जा रहे हैं नेगेटिव, मतलब एक्सपोर्ट बढ़े हैं और इंपोर्ट है कम। सॉरी, इंपोर्ट बढ़े हैं और एक्सपोर्ट है कम। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, 4 सेक्टर में क्या हो जाता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब इसकी लाइन बनाने तुम गए तो ये नीचे हो गई। तुम्हारा पुराना इक्विलिब्रियम सी प्लस आई प्लस जी में बड़े इनकम लेवल पे आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा जो नया इक्विलिब्रियम है, you can see this graph more clearly if I rub all these lines. You can see here, बेटा ये यहीं पे काट के निकल लिया है, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम थोड़ा पहले ही अचीव हो गया है। हमेशा ध्यान रखना, अगर नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव है, तुम्हारे इंपोर्ट ज्यादा है और तुम्हारे इंपोर्ट कम है, तो ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऑन नेशनल इनकम। फाइनल एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज लीकेज एंड इंजेक्शंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक May 25 या Jan 25 में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इंजेक्शन क्या होते हैं बेटा, ऐसी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल दोज इनफ्लो ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऑन द एग्रीगेट डिमांड, उसे बोला जाता है इंजेक्शन। और लीकेज मतलब ऐसे सारा आउटफ्लो फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसे कहा जाता है लीकेज। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है लीकेजेस के लिए, सारे एग्जाम्पल है लीकेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सबसे पहला है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब यार टैक्स जितना ज्यादा वसूला जाएगा तुम्हारे हाथ में पैसा उतना कम बचेगा, तुम्हारा डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम। लो एमपीसी, अगर तुम खर्चे कम कर रहे हो, एमपीसी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड कम है इन द इकोनॉमी। डिमांड कम तो अल्टीमेटली फिर से क्या होगा, देयर विल बी लोअर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। डिमांड मेट विथ एग्जिस्टिंग स्टॉक, अगर डिमांड बढ़ती भी है लेकिन वो एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है उसी से पूरी हो जाती है, तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ नहीं पा रही है। इनकम स्पेंड ऑन परचेजिंग एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स, अगर आपका जो एक्स्ट्रा इनकम है वो सिर्फ जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं शेयर्स वगैरह उनको खरीदने में ही चला जाता है, तो आपका एक्स्ट्रा इनकम इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एडिशनल डिमांड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अगर अ, ये है ना पॉइंट आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रॉफिट तब तो हमारे हाथ में पैसा आ चुका है डिविडेंड के फॉर्म में, और हम उससे खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है कंपनीज के पास, तो वो पैसा हाउस होल्ड के पास नहीं पहुंचा, जिससे वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। पार्ट ऑफ इनकम यूज फॉर पेइंग ऑफ डेट्स, हमारा इनकम अगर बढ़ा भी है लेकिन वो मेनली डेट पे ऑफ करने में चला जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ पा रहा है और इसलिए लीकेज है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अचीव हो गया है यार, अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इससे ज्यादा डिमांड बढ़ भी रही है तो इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू हायर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। Your economy is already at full employment. There is scarcity of goods and service. अब कितना ही डिमांड बढ़ जाए, अगर तुम्हारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस सफिशिएंट नहीं है तो भी इट इज अ लीकेज, क्योंकि इसकी वजह से अब हायर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल फर्दर। ओके, विद दिस चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 होती है खत्म।